जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर चल रहा है हमारा 17 प्रोजेक्ट अप्रेजल, और इसमें जो कंसेप्ट हमने आज स्टडी करना है वो है टैक्स इन प्रोजेक्ट अप्रेजल। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी भी प्रोजेक्ट के रेलिवेंट कैश फ्लोस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या आईआरआर कैसे कैलकुलेट करनी है। और आपने देखा कि ज्यादातर जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन आईआरआर भी हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। इन टेक्निक्स के बाद अब जो बाकी दो टेक्निक सिर्फ रह गई हैं हमारे इस चैप्टर में जो हमने सीखनी है, वो है एक टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल पे, और दूसरा इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकली टैक्स भी एक अहम कंसीडरेशन होती है डिसीजन करने में किसी भी बिजनेस के हवाले से। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, आप ऐसे एसेट्स बाय कर रहे हैं जो कि अगले 3-4-5 साल आपने इस्तेमाल करने हैं, तो उनकी यूटिलिटी, उनका बेनिफिट, उनसे जो आपको फायदा होगा उसे कैलकुलेट करने में हम टैक्स के साथ साथ इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते हैं। इन्फ्लेशन भी एक रेलिवेंट फैक्टर होता है जब हम एक से ज्यादा सालों के ऊपर अपनी प्लानिंग कर रहे हो और डिसीजन कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में टैक्स और इन्फ्लेशन ये दो अहम कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी इनकी वजह से में भी हमारा डिसीजन चेंज हो जाए। इसीलिए हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे डिसीजन पे, किस तरीके से इफेक्ट करेगा, और दूसरा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आज के लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे, कल के लेक्चर में कवर करेंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे आई कैप की बुक में मौजूद है। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो टैक्स के इर्द गिर्द घूमेगा। होम असाइनमेंट आज की नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चंस हैं, 51, 53, 47। इसमें से 53 हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। 51 इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कुछ टैक्स की कैलकुलेशन आपने करनी है। 47 का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी 47 क्वेश्चन में टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अच्छा क्वेश्चन है जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिया जा रहा है, आपने इसे भी प्रैक्टिस करना। तो स्टार्ट करें जी, टैक्स से स्टार्ट करें। चलिए, आपको पता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तकरीबन हर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। टैक्स के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं कंट्री टू कंट्री, टैक्स के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तकरीबन हर कंट्री में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे टैक्स एप्लीकेबल होता है और अपने प्रॉफिट में से उन्होंने टैक्स पे करना होता है। तो हम आज अभी ये सीखने जा रहे हैं कि टैक्स हमारे इस टॉपिक को कैसे इफेक्ट करेगा। सबसे पहली चीज, अगर तो आपने देखना है क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है तो फिर इसका मतलब है इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया हुआ इग्नोर टैक्सेशन तो इसका मतलब टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? कैफ 2 है ना शायद, सबने पढ़ा हुआ है। चलो, ये तो फिर एक तरह से आपकी रिवीजन ही होगी। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में भी हाथ उठा दीजिए जिन्होंने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। इसमें एक स्टूडेंट है जिन्होंने टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। चलें, ठीक है, चलें, लेकिन याद रखिएगा मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि स्टूडेंट्स ने टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। तो टैक्स में आपने ये सीखा होगा कि कोई भी कंपनी हो अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करती है, ऐसा ही है भाई, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करती है ना। क्या रेट था टैक्स का? कंपनीज के लिए 29%। ठीक है, हो सकता है सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन में हमें वो 29% ना कहे, 30% कह दे या 25% कह दे। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि वो रेट क्या दे रहा है। आपने ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान में तो ये रेट चल रहा है, इसने रेट डिफरेंट दे दिया। क्वेश्चन में जो भी रेट हमें देगा हमने उसको फॉलो करना है, पहली चीज ये। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं काउंटिंग का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, या टैक्स के पेपर में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसमें एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना।
अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर रेट लगाते हैं ना टैक्स का? अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स का रेट नहीं लगाते, तो फिर किसके ऊपर टैक्स का रेट लगाते हैं? अच्छा, टैक्स प्रॉफिट के ऊपर। टैक्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्या? यानी हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट में होती हो, टैक्स में ना होती हो, या कुछ एडजस्टमेंट टैक्स में होती हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट में, ऐसे हो सकता है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हमारे फाइनेंस में भी है कि हमने, आपको पता है हम फाइनेंस में कैलकुलेशन किस बेसिस पे कर रहे होते हैं? कैश फ्लोज की बेसिस पे। हम अक्रूवल्स वगैरह की बेसिस के ऊपर नहीं कर रहे होते, उसमें नॉन कैश आइटम्स हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते हुए आपको पता है कि हम उसमें कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं। जैसे मुझे ये बताइए सोच के, मैंने टैक्स वैसे अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा, वो आपने पढ़ा, आप बताइए कि टैक्स कैलकुलेट करते हुए उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं? यानी टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन होती है, लेस करते हैं? अच्छा, टैक्स में ऐड करते हैं, यानी टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं? क्या आपका आपस में इख्तलाफ हो गया? यानी नहीं नहीं, मैं सुन लेता हूँ, आपस में ना लड़े, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। क्या ऐसा होता है कि अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के रूल डिफरेंट और टैक्स में रूल डिफरेंट होता है? ऐसे होता है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हमारे फाइनेंस में भी है। इसमें डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट फाइनेंस में डिफरेंट है, लेकिन जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तब ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। फाइनेंस में तो आपको पता है चूंकि हम कैश फ्लोज के ऊपर चलते हैं तो टैक्स का कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं, सॉरी ये डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कोई होगा ही नहीं। लेकिन जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होगा। यही हमें वो सिखा रहा है, कह रहा है सबसे पहली चीज आपने क्वेश्चन में देखना प्रोजेक्ट अप्रेजल के, टैक्स रेट गिवन है कि नहीं। अगर तो उसने नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ इग्नोर टैक्सेशन, आपने शुक्र अदा करना है टैक्सेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, काम आसान हो गया। लेकिन फर्ज कीजिए अगर उसने टैक्स रेट दिया हुआ है तो फिर इसके बाद क्या करना है? सिर्फ एक कैलकुलेशन हमारे लिए नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट। टैक्स रेट गिवन है, इसका मतलब है हमने अपनी कैश फ्लोज में टैक्स का आइटम भी इंक्लूड करना है। एग्री करते हैं? अच्छा मुझे बताइए ये टैक्स इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। टैक्स देते हैं हम, लेते नहीं है। हाँ कभी कभार आपने शायद टैक्स में बड़ा लॉस आ जाए ना, तो इनफ्लो भी शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया करेगा। तो टैक्स बेसिकली एक आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो है, आइटम है। कह रहा है जब टैक्स रेट गिवन होगा आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। जाहिर है टैक्स रेट दिया ही इसलिए उसने, इसलिए दिया टैक्स रेट उसने क्वेश्चन में, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ईच ईयर पे करना होगा। अच्छा ये जो आपने कैलकुलेशन करनी है ना, ये एक सेपरेट वर्किंग के तौर पे करनी है। जो कैलकुलेशन करनी है ये सेपरेट वर्किंग है। कुछ क्वेश्चंस में इजी वर्किंग भी हो जाती है, आप साथ ही ब्रैकेट में 2-3 आइटम्स ऐड लेस करके टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर उसने कम्प्लेक्स एडजस्टमेंट इंक्लूड कर दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए। क्या? जब कभी टैक्स कैलकुलेट करना है आपने, बेहतर है सेपरेट कैलकुलेट, सेपरेट वर्किंग करें, ठीक है। और ये तकरीबन फॉर्मेट उसका उसी तरह आएगा जिस तरह हम प्रोजेक्ट अप्रेजल का कैश फ्लोज का फॉर्मेट लेते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला लेसन, जब कभी टैक्स रेट दिया होगा हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? सेपरेट वर्किंग के तौर पे। ये बात क्लियर हो गई? चलिए इसको टिक लगा दिया हमने। दूसरी चीज, जो टैक्स कैलकुलेट करना है ये आपने कौन से रूल्स और कौन से रेट्स को सामने रख के करना है? टैक्स अथॉरिटीज के। हमने फाइनेंस अथॉरिटी के रूल्स को सामने नहीं रखना, हमने अकाउंटिंग अथॉरिटी के रूल्स को सामने नहीं रखना। किसके रूल्स को सामने रखना? और क्वेश्चन में वो बताएगा टैक्स अथॉरिटीज क्या कहती हैं। हमें तो नहीं पता ना, मैंने टैक्स नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कि क्या रूल है। हो सकता है टैक्स अथॉरिटीज ने ये कहा हो कि जब कभी आप एसेट खरीदें आपको एक इनिशियल अलाउंस मिलेगा। जिस साल, जो पहला साल है आपका एसेट का, उसमें 25% बोनस डेप्रिसिएशन आपको अलाउ कर। अच्छा इस तरह की कोई बात होती थी? इसको क्या कहते हैं? इनिशियल अलाउंस ही कहते थे, इनिशियल अलाउंस।
अच्छा, इनिशियल अलाउंस के अलावा जब पहला साल होता है ना, उसमें इनिशियल अलाउंस की डेप्रिसिएशन तो अलाउ होती है, उसके बाद फर्स्ट ईयर की भी होती है, यानी 2 दफा डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये पढ़ा हो आपने? और ईयर 2 में ना, और ईयर 3 में वो नॉर्मल चलती है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये बात मुझे वाकई सच में भी नहीं पता, क्या टैक्स में स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस, या दोनों में से कोई भी? टेंजिबल पे रिड्यूसिंग और इनटेंजिबल पे स्ट्रेट। चलिए ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हमें बताएगा, लेकिन चूंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस आ रहा था, तो मैं हैरान हो गया कि स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बोल। तो आपने मुझे क्लियर कर दिया, समझा दिया कि सर टैक्स वाले ये कहते हैं टेंजिबल पे रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, ठीक है। आप मुझे वैसे क्वेश्चन में बताएगा वो कि मेथड कौन सा। तो हमने टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्स अथॉरिटी के रूल्स। और ये जो नीचे आपको वर्किंग शो करवाई जा रही है, ये पता है किस चीज की है? ये जो नीचे वर्किंग, ये टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। इसमें एक टैक्स की कैलकुलेशन में एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो होगी ना, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। अगर ये ट्रीटमेंट ना, जैसे अगर टैक्स के रूल्स और अकाउंटिंग के रूल सेम होते ना, तो जैसे ही अकाउंटिंग का प्रॉफिट होता उसके ऊपर आप टैक्स रेट लगाते, टैक्स आ जाता, टैक्स एक्सपेंस। लेकिन चूंकि रूल्स डिफरेंट है, इसीलिए आपको अलहदा से टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहां पे भी फाइनेंस में भी हमने टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके ऊपर टैक्स रेट लगाना है। टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर टैक्स रेट लगाना है। और टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए सबसे अहम एडजस्टमेंट कौन सी होगी भला? डेप्रिसिएशन। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डेप्रिसिएशन को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया होगा, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन को लेस करना है। ये बात समझ आ गई? फिर उसके बाद भाई टैक्स आउटफ्लो होगा, ये तो हमें समझ आ गया ना। आउटफ्लो होगा किस साल में होगा? जिस साल का प्रॉफिट है, क्या उसी साल में? अच्छा प्रैक्टिकली जरा मुझे बताइए कि जिस साल का प्रॉफिट होता है, क्या प्रैक्टिकली उसी साल में पे किया जाता है कि अगले साल में? नेक्स्ट ईयर में ना। अच्छा वैसे क्वेश्चन में हमें जो कहेगा वैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि जी टैक्स इसी साल पे करना है, हम टैक्स की कैलकुलेशन करके इसी साल का आउटफ्लो डाल देंगे। अगर कहे नहीं इन एरियर्स पे करना है, इन एरियर्स का मतलब क्या है? अक्रू होने के बाद नेक्स्ट पीरियड में पे करना है, तो फिर क्या करेंगे? कैलकुलेशन इस तरह करेंगे, आउटफ्लो क्या होगा? अगले साल। उसमें थोड़ा सा आप फिर परेशान हो रहे होंगे, सर टैक्स इस साल का है और आउटफ्लो अगले साल आ रहा है। अगले साल का टैक्स ये है, लेकिन आउटफ्लो अगले साल में आ रहा है, तो किस वजह से आ रहा होगा? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा होगा कि ये इन एरियर्स पे होगा। कहानी सारी समझ आ गई? चलिए जरा मुझे फिर बता दीजिए, टैक्स क्या हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को अफेक्ट कर सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में उसने टैक्स का रेट दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है? टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उस पे टैक्स का रेट अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट करना है। वो टैक्स हमारा आउटफ्लो होगा, वो सेम ईयर में भी हो सकता है आउटफ्लो और नेक्स्ट ईयर में भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है। जैसे क्वेश्चन में कहेगा हम उसको वैसे ही कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए अब जरा चलते हैं हम क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉज कीजिएगा जी। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टैक्स एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट दिया हो तो हमारे क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा डीसीएफ किसे कहते हैं? आई की बुक में डीसीएफ लिखा हुआ है, ये बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। जब आप कैश फ्लोस हर साल की कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंटेड कैश। यूं समझ लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। अच्छा दूसरा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपकी प्रेजेंटेशन में और ICAP के क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में समटाइम थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि जो हमारी क्लास में अप्रोच या प्रेजेंटेशन होती है आपने उसको फॉलो करना है। ICAP में वो है वो भी ठीक,
लेकिन वो समटाइम्स स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होती, उसमें थोड़ी कुछ कम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं। तो बेहतर ये आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि जो क्लास में आपको प्रेजेंटेशन या प्रोज सिखाई जाए आप उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, अल्टीमेट डिसीजन या जो आंसर आएगा वो सेम होगा, वो हमारा भी वही होगा, आई कैप का भी वही होगा, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन बेहतर यही है वही फॉलो करें जो क्लास में आपको सिखाई जाए। जैसे भी जो प्रेजेंटेशन टेक्स्ट वाली मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये आई कैप की बुक में डिफरेंट है, उसने किसी और तरीके से घुमा फिरा के कैलकुलेशन की हुई है, आंसर सेम आता है, कैलकुलेशन भी ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो आपके लिए रिकमेंडेड क्या है कि जो क्लास में प्रेजेंटेशन सिखाई जाए उसी को फॉलो कीजिए। अब देखिए आई कैप की बुक में एग्जाम्पल 53, A company is considering an investment in a non-current asset costing rupees 80,000। अब बताइए 80,000 हमारे कैश फ्लोज में क्या है? आउटफ्लो। किस साल में? ईयर नॉट में। द प्रोजेक्ट वुड जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लोज। अब ये कैश इनफ्लोज आएंगे 1 2 3 4, कितने साल की इनफ्लोज आएंगे? 4 साल। तो हमने कॉलम कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। क्यों? पांचवा कॉलम कौन सा होगा? ईयर नॉट का होगा। शाबाश। 50,000, 40,000, 20,000, 10,000। अच्छा मुझे बताइए 50,000 रुपीज है कि कह रहा है कि 50,000 यूनिट सेल करूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में यू कह दे कि 50,000 यूनिट्स हैं और नीचे कह दे कि जो सेल प्राइस है हर यूनिट की वो 2 रुपीज है, तो फिर 50,000 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 को भी 2 से, 20 को भी 2 से, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखे रुपीज है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी उसने हमें रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करके दिया हुआ। ये बात समझ आ गई? सम टाइम हमें सेल रेवेन्यू की बजाय सेल्स वॉल्यूम या क्वांटिटी देगा और नीचे सेल प्राइस अलग देगा, तो आप उसमें इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके। चलिए ये 1 2 3 4 क्लियर हो गया हमें। इसके बाद आते हैं, कहते हैं अच्छा इसमें जो एक्सपेंस है आउटफ्लो उसने और कोई नहीं दिया हुआ मेरा ख्याल है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ टैक्स के ऊपर उसने फोकस करवाना था। ठीक है, बाकी जब बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें दूसरे टैक्स आउटफ्लोज भी आएंगे। कहता है अलाउएबल इनिशियल अलाउंस इज 25%। इसका मतलब क्या है कि जो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी ईयर 1 की कि ईयर नॉट की? ईयर नॉट कोई साल नहीं होता, ईयर नॉट आज का दिन होता है, आज का दिन। ईयर 1 है पहला साल, ईयर 1 है पहला साल। तो ये जो इनिशियल अलाउंस 25% है ये ईयर नॉट में मिलेगा हमें या ईयर 1 पे मिलेगा? ये ईयर 1 पे मिलेगा। कितना? 25%। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हमारे कैश फ्लोज में कहीं आती ही नहीं, आएगी भी नहीं। डेप्रिसिएशन हमारे कैश फ्लोज में कहीं नहीं आती, आएगी भी नहीं। तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों दिया है उसने? रेट क्यों दिया है? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करते हुए टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को अलाउ करते हैं। एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी वो 10% होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में हमें 2 दफा डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। एक दफा कौन सी होगी? इनिशियल अलाउंस, और दूसरी दफा डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और फिर उसके बाद बाकी के सालों में जो रेगुलर डेप्रिसिएशन है। टैक्स ऑन प्रॉफिट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 32%। टैक्स रेट उसने क्या दिया है, तो हम यही यूज करेंगे। क्या उसने ये बताया हुआ है कि टैक्स पे कब करना है? पे कब करना है? तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जिस साल का टैक्स है उसी साल में भी होगा, उसी साल की कैश फ्लो में आएगा। फिर कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4। कैश फ्लो में तो इनफ्लो होगा, कैश फ्लो में कितने से? 20,000 से। क्या इसका कोई और इम्पैक्ट भी होगा? क्या टैक्स में इसका कोई इम्पैक्ट होगा टैक्स कैलकुलेट करते हुए? सोचें जी। नहीं, फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड हो जाएगी, क्या इस स्क्रैप वैल्यू का कोई इम्पैक्ट होगा? डिस्पोजल। मुझे ये बताइए जब फिक्स एसेट्स को डिस्पोज करेंगे तो ये बेसिकली सेल प्राइस नहीं है स्क्रैप वैल्यू, उसके ऊपर जो गेन लॉस होगा उस पर टैक्स नहीं होगा? टैक्स का इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
तो इसका मतलब है ईयर 1 में भी हमारी टैक्स के हवाले से 2 एडजस्टमेंट, पहले साल में भी 2 एडजस्टमेंट है टैक्स के हवाले से। कौन सी? एक इनिशियल डेप्रिसिएशन और दूसरी रेगुलर डेप्रिसिएशन एनुअल, और लास्ट ईयर में भी 2 एडजस्टमेंट्स हैं, एक रेगुलर या एनुअल डेप्रिसिएशन और दूसरी डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस, डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ये समझ आ गया आपको? 20,000 at the end of year 4. The post-tax cost of capital is 9%. ये post-tax cost of 9% ये किस लिए दिया हुआ उसने? डिस्काउंट रेट, ताकि जब हम कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लें सारे, उसके बाद इस रेट के ऊपर डिस्काउंट करें। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन को हमने एनालाइज कर लिया, इसमें कोई एक भी अगर टर्म ऐसी या फिगर ऐसी है ना जो आपको समझ में नहीं आई, वो पूछ लीजिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। बाकी उसके बाद कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन वाला काम है वो हम आसानी से कर लेंगे। पहले बताइए इस पूरे क्वेश्चन में कोई एक भी ऐसा लफ्ज या एक भी ऐसी फिगर जो आपको समझ में नहीं आ रही? कोई नहीं है? क्लियर हो गया सारा? जी हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर होगा? क्लियर हो गया तो हाथ उठाइए जरा, शाबाश। अब चलिए चलते हैं हम इनकी प्रेजेंटेशन की तरफ और इसको सॉल्व करने की तरफ। जी अच्छा, अब इसमें आप नोट कीजिए, 2 आपको फॉर्मेट दिए गए, एक अपर वाला और एक लोअर वाला। हमारे जो कैश फ्लोज होंगे वो अपर वाला कॉलम, ये टेबल है, इसमें हम अपने कैश फ्लोज को इंक्लूड करेंगे और उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए जो नीचे वाला टेबल है ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं? टैक्स की कैलकुलेशन। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले ईयर नॉट, मुझे ये बताइए ईयर नॉट में हमारा आउटफ्लो क्या है? 80,000। ये है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। ईयर नॉट में कितना आया? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव, 80,000 नेगेटिव। कोई और इंपैक्ट आएगा इस आइटम का? कोई और इंपैक्ट आएगा इस आइटम का? ईयर 4 में शाम, ईयर 4 में क्या होगा? इनफ्लो। कितना? ये तो हमारा नॉर्मल फाइनेंस का रूल है ना, 20,000। नेगेटिव इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो, ये पॉजिटिव 20,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? आगे चलें। फिर कह रहा है इनफ्लो क्या जनरेट होंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में। उसने हमें इनफ्लोज बता दिया, तो क्या करें? रेवेन्यू इधर लिख दें या इनफ्लो लिख दें? रेवेन्यूज। ईयर नॉट में तो कोई नहीं है, ईयर 1 में कितना है? पॉजिटिव। ईयर 2 में पॉजिटिव, 3 में 20,000 पॉजिटिव और 10,000। इसके अलावा उसने कोई एक्सपेंसेस बताए हैं हमें? कोई एक्सपेंस नहीं बताया होगा, इग्नोर कर देंगे। डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन हमारा आएगा? कैश फ्लो में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्या टैक्स आएगा? यस, टैक्स आएगा। तो यहां पे टैक्स हमने शो करवाना है, लेकिन टैक्स की वर्किंग हम अलहदा से शो करवा रहे हैं। वर्किंग 1 कर लें या जो भी वर्किंग, ये वर्किंग 1 है हमारी टैक्स की। ये ध्यान में, उसने सिर्फ एक इनफ्लो दिया ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अलावा, एक इनफ्लो और एक ही आउटफ्लो, जिसके ऊपर वो जो चीज हमें सिखाना चाह रहा है। अब हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। टैक्स के लिए क्या करते हैं? रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जितने भी होंगे 1 बाय 1, और इसमें सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, कौन सा? डेप्रिसिएशन। ईयर नॉट में कोई रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं। ईयर 1 में रेवेन्यू कितना है? 50,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? गलत, 10% गलत, खा गए मार।
पहले 25%, फिर 10%। 25 80,000 है। कैलकुलेटर किधर गया मेरा? ये है कैलकुलेटर में छोड़ रहा हूँ। ये मेरे वाला, हाँ हाँ हाँ, शाबाश, हाँ यही। भाई आपने अंदर छुट्टी नहीं करना। 80,000 का 25% कितना हुआ? तो ये डेप्रिसिएशन आ गया, इनिशियल अलाउंस नेगेटिव, और साथ ही एनुअल भी, एनुअल डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं नीचे। ये तो इनिशियल अलाउंस था ना। एनुअल डेप्रिसिएशन ये कितनी होगी? 60,000 रह गया, रिड्यूसिंग बैलेंस WDV 60,000 आ गई ना। 60,000 इंटू 10%, 6,000, ये आ गए हमारे डेप्रिसिएशन। बताइए क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम? इकट्ठे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो जगह कम थी मैं स्टूडेंट को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखता ना, एंड वाले भाई को नजर ना आता। इकट्ठे करके लिख सकते हैं बिल्कुल। 20,000 लेदा, 6,000 लेदा, या 20,000 प्लस 6,000 26,000 लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अहम चीज क्या है? 20,000 को भूलना नहीं है, ये अहम है। क्लियर? जी जी। 50% लेते थे इनिशियल अलाउंस फर्स्ट ईयर में? 50% ठीक है, देखिए मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसे होता हो, लेकिन हमने क्या करना वाला, क्वेश्चन में जो दिया हो। असल में एक्चुअली टैक्स रेट डिफरेंट होता है, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल अलाउंस 25%। तो बताइए हम एक्चुअली जो प्रैक्टिस में हो रहा है वो इंक्लूड करें कि जो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ? इक्कीस के बाद देखें टैक्स के रूल जो भी टैक्स में पढ़े थे ना आपने, मैंने सिर्फ कंसेप्ट लिंक करवाया था, मैंने ये नहीं कहा था वो सारे रूल्स इधर अप्लाई कर दें। यहाँ पे वही टैक्स के रूल्स हम अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में उसने बताए हुए हैं। उसने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? दो चीजें, एक इनिशियल अलाउंस 25% और दूसरा रेगुलर 10%। हम इन्हीं को लेके चलेंगे बस। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारा कितना आ गया? प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट कह लें, वो कितना आ गया? 24,000। ये 24,000 पे पहुंच गए हैं। और फिर इसके बाद टैक्स एट द रेट ऑफ 32%, ये कितना होगा? 24,000 इंटू 32, 7680। ये सारी अच्छा पूछ रहे सर ये तो डुप्लीकेशन हो गई, आपने ऊपर भी रेवेन्यू लिख दिया और नीचे भी रेवेन्यू लिख दिया, ये तो 2 दफा लिख दिया। ये सिर्फ वर्किंग है, और इस सारी वर्किंग का मकसद सिर्फ एक है, ये वाली फिगर कैलकुलेट करना। ये टैक्स 7680। तो ये अब हमारा क्या होगा? टैक्स आउटफ्लो किस साल में? सेम ईयर में, 7680। क्लियर जी? नहीं, दोबारा अगले साल में प्रैक्टिस करते हैं। ईयर 2 में रेवेन्यू कितना आया? 40,000, नो इनिशियल अलाउंस, और एनुअल कितना है? 5400। एक मिनट है, 80 माइनस 26 हो गया था इंटू 10%, ठीक है। 5400, 5400 नेगेटिव, तो ये अब कितना आ गया? 40,000 माइनस 5400, 34,600, और टैक्स एट द रेट ऑफ 32%, 11072, 11072। और ये 11072 किधर चला जाएगा? 11072। जी गौर से देख ले, कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन भी देख ले।
कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, 24,000 कैसे आया? 54 कैसे आया? हाँ 54 कैसे आया? ये देखिए, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 80,000। और जब इससे पहले डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड हो चुकी है? 26,000। 80,000 माइनस 26,000 करें, कितना आया? 54,000। तो इसका 10% लिया। अब ये मुझे वर्किंग शो करवानी चाहिए। अब इस वजह से मैं हर स्टेप की वर्किंग शो करवाता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है वो चल रहा होता है वो रुक जाता है। तो ये 54,000 का 10% है। 5400 कैसे आया? 54,000 का 10%। और 54,000 क्या है? रिड्यूसिंग WDV। और रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। रिड्यूसिंग बैलेंस का यूज किया, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था। भाई क्लियर है? 5400 कैसे है? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। आगे चलते। ईयर 3 में 20, ये किसने पूछा था 5400? शाबाश। अब अगली डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपने मुझे बतानी है। ईयर 3 में रेवेन्यू है 20,000, इनिशियल अलाउंस कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन बताइए कितनी होगी? शाबाश। पहले WDV कैलकुलेट करेंगे, जो होगी 80,000 माइनस 26,000 माइनस 5400 या 48,600। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4860 भी पहुंच गए। अब 4860 माइनस 20,000 15,140 और टैक्स एट द रेट ऑफ 32%, 4845 कर ले राउंड ऑफ करके, 4845। और ये 4845 किधर जाएगा? यहां पे। अगर कहता ना एरियर्स में पे करते हैं तो ये 4845 आगे जा रहा होता। इधर में रखिए, ये आ गया इधर 4845। जी जी हाँ, एरियर्स में होता तो फिर हम नेक्स्ट ईयर तक भी बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर का भी बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? अब कहानी में ट्विस्ट आने लगा। तैयार है? ट्विस्ट क्या आने वाला भला? डिस्पोजल। ईयर 4 में 10,000 आएगा रेवेन्यू के 20 प्लस 10, 10,000 रेवेन्यू। जो 20,000 है वो डिस्पोजल में जाएगा, वो कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू कैपिटल पढ़ा हुआ ना, तो कैपिटल रिसीट है। इधर 10,000 आएगा। पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें, डेप्रिसिएशन कितनी है? 80,000 माइनस 26,000 माइनस 5400 माइनस 4860, 43740। इसको मैं लिख लूं 43740। अब इसका 10% है 4374। ये होगी एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सब एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 4374, 39366। इसमें सारे पहुंच गए हैं? ये पक्की बात है। इस वक्त एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 39366। एसेट बेचा कितने का? 20। तो बाकी क्या है? लॉस। तो लॉस रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? कितना लॉस? 919366। ठीक है, ये वो जगह नीचे और कॉलम नहीं था इसलिए मैंने ऊपर उसी के साथ कर दिया। ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? असूली तौर पे ये ऊपर आना चाहिए था, ये उसके नीचे आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। भी ये समझ आया? 19366 कैसे आया?
19366 कैसे आया, ये समझ आई? फिर से बताइए कैसे आया। हमने ईयर 4 के एंड पे जब एसेट को बेचा उस वक्त की बुक वैल्यू कैलकुलेट की, ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद, और देखा कि एसेट बुक वैल्यू से ज्यादा का बिका है कि कम का बिका है। कम का बिका है तो ये लॉस आ गया, और अगर ज्यादा का बिका होता तो गेन आ जाता, गेन आ जाता। अब बताइए ये कितना आया, 10,000 माइनस 19366 माइनस 4374, 13740 नेगेटिव, 13740 नेगेटिव। इसका मतलब है इसके ऊपर बेनिफिट होगा, इसका तो 32% के हिसाब से 4397 नेगेटिव। इसका मतलब ये है ये अब टैक्स हमने देना नहीं है बल्कि उनसे लेना है। 4397 जी। अब हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज क्या आ गए, 80,000 नेगेटिव, और इसका 43, एक मिनट नहीं ठहरे, मैं खुद ही कर, आप खुद करें, अपना अपना करें। 50,000 माइनस 7680, 42320, 40,000। ये कैलकुलेशन हम कर लें, तब तक आप भी कैलकुलेशन करें, ऑनलाइन वाले आप भी कैलकुलेशन करें, थोड़ी देर के लिए पास कर लें ताकि हम ये कैलकुलेशन वाला काम कंप्लीट कर लें। पास कर दीजिए थोड़ी देर के लिए जी। अब ये कैलकुलेशन हमने इन सब की कर लिया, ये है हमारा नेट कैश फ्लोस। अब ये नीचे वाले टेबल का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें देखें कैलकुलेशन बजाहिर दिखने में आपको लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है ना तो उसमें ये बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। टाइम थोड़ा सा इसमें लग जाता है, लेकिन आपके कंसेप्ट के लिहाज से कैलकुलेशन सिंपल होती है, इसमें गलती का चांस कम है, ठीक है। और खास तौर पे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना कॉम्प्लेक्स, उसमें तो आपके लिए ये मोस्ट एफिशिएंट वे होगा इस तरीके से प्रेजेंट करना। अब इसका नीचे वाले कॉलम का काम बिल्कुल खत्म हो, इसका एक ही काम था टेबल का, क्या, टैक्स कैलकुलेट करना। टैक्स उसने कैलकुलेट करवा दिया, अब ये कहानी खत्म, ऊपर हम आ गए। अब कैश फ्लोस हमारे पास हर साल की आ गई। अब क्या करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपको पता है कैसे कैलकुलेट करनी है सबकी, कैसे। 80,000 इसमें रेड में मैं कर देता हूं आपकी वर्किंग। 80,000 कितना रेट था, 9%। 80,000 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 0, जो कि 80,000 ही आ जाएगा, लेकिन सिर्फ वो फार्मूला मैंने आपको मैच करवाया। फिर इसके बाद नेगेटिव, ओके 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 ओके, ये ले नेगेटिव, ठीक है। फिर इसके बाद 42320 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 1, फिर कैलकुलेट करते थे आप 28928 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 2, 2 साल है ना, 2 सालों के डिस्काउंट होगा। फिर प्लस, ये सारे प्लस होते जाएंगे, 15155 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 3, फिर प्लस 34397 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 4। जी करें, अब सबको ऐड करें। 19244 पॉजिटिव या नेगेटिव इज इक्वल टू 19244। इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव है, तो क्या करना चाहिए, फिजिबल है प्रोजेक्ट। 19244, ठीक है। आई कैप के साथ मैच कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा अमाउंट्स का राउंडिंग ऑफ की वजह से, बाकी ठीक होगा मेरा ख्याल है। सही है, मैच कर लिया, चले बस ठीक है, सही हो गया।
ये था हमारा टैक्स का ट्रीटमेंट जो आपने सीख लिया। अब मुझे जरा फिर से बताइए, क्या हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टैक्स का इंपैक्ट आता है? अच्छा, फिर अब जरा प्रीवियस टॉपिक के साथ भी मैच कर दूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टैक्स का इंपैक्ट आता था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल। जो भी डेट होता था, डिबेंचर या लोन, वो हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते थे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी बताइए, क्या टैक्स का इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। टैक्स का इंपैक्ट क्या होगा भाई? जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने टैक्स पे करना है, वो एक रेलिवेंट ईयर में आउटफ्लो की आइटम के तौर पे आएगा। अब क्वेश्चन में मसला क्या हमें होगा भला? टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है? टैक्स की कैलकुलेशन के लिए चूंकि रूल डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम उसी फॉर्मेट में टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ती है। हमेशा टैक्स की वर्किंग अलग करें और उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वैसे ही आएंगे जो दूसरे को, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क, डेप्रिसिएशन को आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज डेप्रिसिएशन अलाउंस अलाउ करती हैं। मैं क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब कल के लिए फिर होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, 51, 53 और 47। इसका कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वरना आज के लिए इतने से जी। जी दोबारा बोलिए। 20,000 डिस्पोजल में? हाँ, इसमें 20,000 किधर गया? क्यों नहीं लिया? नहीं 20,000 लिया हुआ है, लेकिन मुझे यह बताइए, टैक्स वाले कैश को अलाउ करते हैं कि एक्सपेंस या इनकम को? एक्सपेंस या इनकम? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को टैक्स वाले अलाउ करेंगे। ये हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट का? सर इधर 20,000 जो स्क्रैप वैल्यू थी वो क्यों नहीं आई? ऊपर तो आई है, ये सेल प्राइस है असल में। 20,000 का वो बिका है, लेकिन 20,000 का जब बिका है तो उस पर लॉस कितना हुआ है? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। आपको काउंटिंग में आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखा है? जरा इसके ऊपर गेन डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, उसमें देखें गेन आता है कि लॉस आता है? लॉस। तो टैक्स वाले लॉस अलाउ करेंगे, लॉस ही आएगा। नहीं, पहले मुझे ये बताइए, आपको 19366 क्यों आया और 20,000 क्यों नहीं आया? ये समझ आ गई, क्योंकि 20,000 हमारी सेल प्राइस है और 19,366 हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है। टैक्स वाले लॉस ऑन डिस्पोजल अलाउ करते हैं डिडक्शन के तौर पे, सेल प्राइस नहीं। क्लियर हो गया ये? अगला क्वेश्चन क्या आपका? हाँ, टैक्स पॉजिटिव कैसे आ रहा है, मिलेगा कैसे? ये टैक्स अथॉरिटी समटाइम रिफंड भी कर देती है। टैक्स में आपने पढ़ा नहीं, वो रिफंड कर देती हैं, तो ये एक तरह से हमारा इनफ्लो हो जाएगा। ये हमारा इनफ्लो हो गया, ठीक है जी, ये हमारा इनफ्लो हो गया। और कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।